शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, कहानी जैन से शुरू होती है, जो एस की बातें याद करते हुए बैठे बैठे सो गई हैं। एस चाहता है कि जैन उसके लिए नहीं बल्कि अपने और अपने दोस्तों के लिए लड़े और उसके बारे में चिंता न करे, क्योंकि जब तक वह जीवित है वह उसकी रक्षा करने और उसका रक्षक बनने का अपना वादा निभाएगा। जैन अपनी बिल्ली के साथ उस पर कूद पड़ती है और अंधेरी जगह पर बैठ जाती है, इसलिए वह जाने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि विश्वविद्यालय में कोई नहीं है और अचानक जब वह उस खंजर को ढूंढने जाती है जिसका इस्तेमाल उसने अपनी रक्षा के लिए किया था, तो रीस आता है और उसे तुरंत ले जाता है। वह चौंक जाती है और रीस उससे पूछता है कि उसने एस को क्यों छोड़ दिया और उसके लिए क्यों नहीं लड़ी, जबकि वह उसकी प्रेमिका है। वह उसे सब कुछ बता देती है और रीस परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि वह यह न कहे कि वह उसकी प्रेमिका है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह किसी बात से डरे। वह जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, उसका मुखौटा उतार देता है और उसे चुपके से चूमने का फैसला करता है। वह चाहता है कि वह वापस भागती है, क्योंकि एस ने ही उसे यह संदेश भेजा था। वह चला जाता है और इससे उसे उनके विदाई के समय का चुंबन याद आ जाता है, एक ऐसा पल जिसने उसे बेहद दुखी कर दिया था और उसे रुला दिया था। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि एस ने ही यह सब किया है। जैन आगे बढ़ती है, ये सोचते हुए कि रीस असल में कौन है। उसे याद आता है जब उसने मैट का बचाव किया था जब वह घायल था, और जब वे उसे मारने ही वाले थे तब रीस तुरंत आई और उनकी रक्षा की, उनकी जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में भी मदद की। वह इस बात को लेकर बहुत उलझन में है कि वह उसके प्रति इतना दयालु क्यों है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि वह उसका दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है और उसने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अचानक वह जेरोम को वैन को चूमते हुए देखती है और वे दोनों घबरा जाते हैं। जैन उनके रिश्ते के बारे में जानती है और जैन से पूछती है कि वह बाहर क्यों थी, क्योंकि यह एक खूनी रात है। वह उन्हें कुछ नहीं बताती और वे उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जिससे लगता है कि एस को उससे जरूर प्यार हो गया है। वे अपने रिश्ते और उसके साथ रहने की उसकी सहमति के बारे में बात करते हैं, लेकिन नसीम राइस के उस सवाल के बारे में सोच रही है कि उसने उसे क्यों छोड़ा, और ये बात उसे परेशान कर देती है। वह एस से उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है और सोचती है कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन वह उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती। समय बीतता है और एक सामान्य दिन होता है, एक भयानक शुक्रवार, जहां हर कोई किसी तरह से हालात से निपट रहा है। जेन द्वारा ठुकराए जाने के बाद से एस लगातार तीसरे दिन गायब है। नसीम अपनी कक्षा में जाती है, जहां शिक्षक युद्धों और प्यार के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। मियाँ उसे संदेश लिखने जाती है, जिससे वह खुश हो जाती है। फोन बज रहा है और जैन उदास है। उसे एस के साथ हुई उसकी बातचीत याद आ रही है कि उनका प्यार बस कुछ समय के लिए था, लेकिन वह उन्हें हमेशा के लिए साथ रखना चाहता है, क्योंकि दुनिया में वह सिर्फ उसे ही चाहता है। लेकिन वह मना कर देती है, क्योंकि हालांकि वह उस पर भरोसा करती है, वह अब और लड़ नहीं सकती। जब वह उसे 10 कदम चलने का मौका देता है, अगर वह उसकी तरफ नहीं देखती और वापस नहीं आती तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके बीच कुछ खत्म हो गया और वह सचमुच उससे दूर हो गई। वह उन सभी पलों को याद करती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। वह समय जब उसने उसे अपने सामने इतनी सहजता से कपड़े बदलने दिए, वह समय जब उसने उससे लड़ने का फैसला किया, और जब उसने उसे पकड़ा तो उसने उसे मारा और फिर उसके ऊपर लेट गई। उसे यह अच्छा लगा और उसने उसे साफ साफ कह दिया कि अब से वह उसे कुछ भी करने देगा, यहाँ तक कि एक शब्द भी। अब वह उससे दूर हो रही है और वह उसके लिए किसी से भी लड़ सकता है। उसे वह समय याद है जब उसने उसके कारण वह खाना खाया जिससे उसे एलर्जी हो गई थी, और वे शब्द जो उसने उसे रोते हुए हिम्मत दी थी, ये कहते हुए कि उसे उसके बिना अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। उसने उस पल उससे अपने प्यार का इजहार भी किया, जिससे उसका दर्द और बढ़ गया। वह पहले से ही सोच में डूबी हुई है, एस के साथ बिताई अपनी सभी यादों को याद कर रही है, क्योंकि वह सचमुच उससे प्यार करती थी और उसकी मौजूदगी में उसे सुकून मिलता था। वह सोच में डूबी हुई, उदास और परेशान सी लग रही थी। ऑनल ने यह देखा और उसे बताया कि एस यहाँ नहीं है, और उसने उसे देखा भी नहीं है। उसने उससे इस संभावना के बारे में बात की कि शायद एस वापस न लौटने की योजना बना रहा हो, शायद किसी और के साथ। वह उसे परेशान करता रहा, लेकिन वह मजाक कर रहा था और चाहता था कि वह धैर्य रखे। उसे यह समझ नहीं आया और वह बस चाहती थी कि दिन जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बिना दिन बहुत लंबा लग रहा था। दिन जैन के साथ बीता, जो बाथरूम गई और वहां निक्की को पाया। वह निक्की से डरी नहीं, बल्कि अंदर चली गई। निक्की ने उससे अपनी परेशानी के बारे में बात की, लेकिन जैन को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। निक्की ने उसे बताया कि उसने एस को किसी और के साथ देखा था। इस पर जैन ने उससे कहा कि उसने पूछा भी नहीं था, जबकि वह अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। उसे लगा कि वह कमजोर है और उसे अपने अंदर के डर को छोड़ देना चाहिए, इसे भूल जाना चाहिए और फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए जैन ने सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और चली गई। वह बाहर गई और एस को एंजेलिका को चूमते देखकर हैरान रह गई। इससे जैन को गहरा सदमा लगा और वह उस पर हंस पड़ी। वह दिल टूटे हुए चली गई। काम फिर से शुरू हुआ और जैन आ गई। उसका पूरा ध्यान जैन पर था। वह हाजिरी लगा रहा था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। खालिस ठीक उसके सामने खड़ी थी और उससे अपने लिए हस्ताक्षर करवा रही थी। वह बिना उसकी तरफ देखे ही हस्ताक्षर कर रहा था, लेकिन वह उस पर ही ध्यान केंद्रित की रही। यह देखकर कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा और अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहा है, जैन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। एंजेलिका आती है, उसे नमस्कार करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। वह उनके रिश्ते को देखता है और कल जो हुआ उसके लिए उसे धन्यवाद देता है, जिससे जैन चिढ़ जाता है और तुरंत चला जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलने जाती है और वे जेरोन और वैन के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। जैन स्वाभाविक रूप से दुखी है, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि अध्याय पूरे नहीं होंगे और आज सभी की बैठक होने के कारण कक्षाएं नहीं होंगी। वे हैरान रह जाते हैं। इस बीच ल्यूक खुश और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चला जाता है, लेकिन जैन और उसके दोस्त इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा।
वह चाहती है कि वे हर समय साथ रहें। कैट और बाकी सब लोग आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है या ये बैठक क्यों हो रही है। उन्हें कुछ भी नहीं पता। जाहिर है जेन की नज़र एस पर है, लेकिन वायलेट फ्रांसिस्को के साथ छात्रों के बीच से गुजरते हुए आगामी बैठक के लिए आती है। वह जेन के पास जाती है जो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वायलेट उन्हें बताती है कि वह जानती है कि वे यहाँ रहकर थक चुके हैं और जल्द ही उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। जेन देखता है कि मैट घबराया हुआ है क्योंकि निज़ार और निक्की वहाँ नहीं है, लेकिन वायलेट आगे कहती है कि उनका दुख खत्म हो जाएगा क्योंकि उन्हें फिलीपीन हायर यूनिवर्सिटी से हेल यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय में एक गड़बड़ हो गई है क्योंकि एक लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो वर्षों से मौजूद है और यह फॉर्मूला मृतकों को वापस जीवित कर सकता है। सभी हैरान हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कैसे संभव है। एस जेन को देखता है जो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वायलेट उन्हें बताती है कि उन्होंने ये प्रयोग पूरे कर लिए हैं। वह चाहती है कि आखिरी बार सब लोग उसका साथ दें। और अचानक नकाबपोश लोग आ जाते हैं। वे नहा रहे हैं और चाहते हैं कि अब सब लोग पूरी तरह आराम करें। वे एक ऐसी गैस छोड़ते हैं जिससे एस और जेन समेत सभी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वे इस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक नहीं भाग पाते जब तक कि वे एक के बाद एक बेहोश नहीं हो जाते। हर कोई सचमुच बेहोश हो रहा है। ऐसे जेन को बचाने जाता है और उसे तब पकड़ लेता है जब वह पहले से ही बेहोश होती है। उस जगह पर मौजूद हर कोई बेहोश हो रहा है, लेकिन वह जागना चाहती है और वापस आना चाहती है। वे दोनों सचमुच एक साथ बेहोश हो जाते हैं। समय बीतता है और जेन, जो अभी भी बेहोश है, यहाँ जागती है। वह अन्य छात्रों के साथ बंद है और उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। वह डरी हुई है, लेकिन तभी एक नकाबपोश व्यक्ति आता है और उनमें से एक को जबरदस्ती ले जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले ही बंद कर दिया है और सचमुच उन्हें यातना दे रहे हैं। वे उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं और माया उसे दोषी ठहराती है, कहती है कि यह उसकी गलती है। जेन देखता है कि यह पूरी तरह गलत है, लेकिन माया जोर देती है कि उसने कुछ गलत किया है और जेन के लिए यह मायने नहीं रखता, जो बस भागना चाहता है। इसके बावजूद मिया अपने किए पर खुद को माफ नहीं कर पाती, लेकिन वह इससे उबरना चाहती है। इसीलिए मिया फे से कहती है कि उसने झूठ बोला था कि उसे यहाँ लाया गया नक्शा गलती से नहीं मिला। वह यह याद करके फे को चौंका देती है कि नक्शा उसके पास था और वह उसे सबसे पहले यहाँ लाई थी। वह नक्शे का बचाव करती है और फे को बताती है कि जब वह उसके घर पर रहती थी तो वह उसकी बहन एल्सोन को हर रात एक बड़ा बैग लेकर घूमते हुए देखती थी। वह जानना चाहती थी कि उस बैग में क्या है और उसमें नक्शे, फोन और हथियार थे। तो वह एक गुप्त एजेंट थी और एक दिन उसे फे का यह नक्शा मिल गया। उसका मिशन यहाँ आकर हेल यूनिवर्सिटी को खोजना था और वहाँ पहुँचने के लिए उसने बार बार नक्शा चुराया। उसका लक्ष्य हेल यूनिवर्सिटी पहुँचना था। हाँ, वह उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन उसे वे सभी घटनाएं याद हैं जो उनके साथ उस पल से घटीं जब उन्होंने पहली बार इस नरक जैसी यूनिवर्सिटी में कदम रखा, जो हिंसा, भय और उन सभी चीज़ों से भरी थी जिनकी उन्हें आदत नहीं थी। उसे याद है कि कैसे उन्होंने हर संभव तरीके से खुद को बचाने की कोशिश की और कैसे जब वे घायल हो गए तो रीस आकर उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ। उसे याद है कि जो कुछ भी हो रहा था उससे वे हैरान थे और जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने मैट की जान बचाई थी, जो मरणासन्न और घायल था। उसे याद है कि कैसे उसने मैट की जान बचाई, जो उस समय मरणासन्न और घायल था, और कैसे वे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसे पार्टी का वह समय भी याद है जब उन्होंने अपने खाने में मिला हुआ जहर पी लिया था और वे लगभग मर ही गए थे। और मिया कसम खाती है कि वह जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है उसे कभी माफ नहीं करेगी। और हत्या प्रतियोगिता के दौरान उसने उस लड़की को मारने का फैसला किया ताकि वह खुद न मरे, और भले ही उसके दोस्त नहीं चाहते थे कि वह ऐसा करे, उसने ऐसा किया और किसी को मार डाला। उसे याद है कि कैसे उन्होंने कई बार मौत का सामना किया और कैसे जब वह आत्मरक्षा करते हुए घायल हो गई थी तो वह उसकी देखभाल करने गई थी और उसके लिए बस यही मायने रखता था, या तो उनके दोस्त सुरक्षित रहें और वह जेन से माफी मांगने जाए, जिसे वह शुरू से जानना चाहती थी। लेकिन वे इस मोड़ पर आ चुके हैं और नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक कुछ लोग आते हैं और तय करते हैं कि किसे ले जाना है, और वे माया को चुनते हैं, जो हैरान रह जाती है। जेन तुरंत उसका बचाव करता है और जब वे दोनों उसकी सेवा में लग जाते हैं तो वह उनसे लड़ने जाती है और आत्मरक्षा करना सीखती है। वह उनसे चाबी ले लेती है ताकि वे बाकी कैद छात्रों को रिहा कर सकें जो भाग निकलते हैं, लेकिन फिर वे माया से लड़ रहे सैनिकों को पकड़ लेते हैं और माया जेन को अकेला छोड़कर भाग जाती है। वे उसे जबरदस्ती वापस ले जाते हैं, लेकिन वायलेट उसे बिजली का झटका देती है और वह बेहोश हो जाती है। वही इस सबके पीछे है। माया सबको और अपने दोस्तों को बाहर निकालने जाती है, लेकिन उन्हें मैट या जेन नहीं मिलते, इसलिए वे भागने का फैसला करते हैं। यही होता है, वे किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए और तुरंत भाग निकले, उस जगह से तेजी से भागते हुए जहां उन्हें वहां बंद कर दिया गया था। और यह सब एक नकाबपोश व्यक्ति की निगरानी में हो रहा था। उसने कहा कि वे जल्द ही साथ होंगे, इसलिए मैट यहाँ जाग उठा, हैरान था, और उसने जेन और डोवा के बारे में पूछा। वह निक्की और निजार के साथ था, जिन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसे उस कमरे से बचाया था जहां गैस लीक हुई थी। उन्हें यह भी पता चला कि उनके गिरोह में एक गद्दार था, वही जो वायलेट को जानकारी लीक कर रहा था, और वह गद्दार ल्यूक था। वे बाकी छात्रों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन मैट को सिर्फ जेन की चिंता थी, जिसके लिए वे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, क्योंकि जेन अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर रही थी। निजार जानता था कि वह ताकतवर है, लेकिन वह अकेले कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाकी छात्र कहाँ हैं और उन्हें पहले ल्यूक को ढूंढना था। इसलिए जेन को यहाँ बांध दिया गया था। वासित को शॉ वायलेट और उसका बेटा लियाम रिवेरा डॉक्टर के साथ मिलते हैं। वह जेन से बात कर रही होती है,
जो उसे बताता है कि एस हमेशा की तरह आकर उसे बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि एस अभी भी अपनी हालत से उबर रहा है, बंधा हुआ है और बहुत थका हुआ है। यह भाग यहीं समाप्त होता है, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। हमें फॉलो करें।